सभा स्थल के अंदर आ जाएं और वॉलंटियर से एक बार फिर गुजारिश है कि प्लीज जो पीछे कुर्सियां पड़ी है वो जो टेंट लगा उसके पीछे लगा दे ताकि अंदर वाली जगह काम आ सके। हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। ये है हम हिंदी है, हम वतन है हिंदी है, हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा हिंदी है, हम वतन है। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ये लाडू की आवाज नहीं है। देखो देखो कौन आया। ओवैसी साहब की आवाज ऐसे थोड़ी दहाड़ती है संसद में। एक बार और जोर से देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्वागत है लाडू की सरजमीन पर। जय हिंदुस्तान, जनाब असदुद्दीन ओवैसी, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। भारतीय संसद में गरीब और मजलूमों की दहाड़ती आवाज का एक बार और स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। देखो देखो कौन आया। उनके सारे बतला देती है कि मंजर कैसा होगा, रौनकें अक्सर बतला देती है कि मंजर कैसा होगा। स्वागत के लिए, माला के लिए मैं आवाज दूंगा आसिफ भाई को कि वो 51 किलो की माला के साथ अपनी टीम के असदुद्दीन ओवैसी साहब दूंगे। माला के लिए आसिफ भाई अपनी टीम के साथ। सभी भाई बैठ जाएं, जोरदार तालियां बताएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें शेर से दहाड़ती आवाज जनाब असदुद्दीन ओवैसी का। सब बैठ जाएं प्लीज, सब बैठ जाएं। ओवैसी साहब हमेशा गरीब और मजलूमों की आवाज रहे हैं भारतीय संसद में। बागी हूं मैं, हाँ बेशक सत्ता की नजर में बागी हूं मैं। दहाड़ती आवाज का स्वागत है सरजमीने लाडू में। और मदनी साहब माला पहनाएंगे। ऑडियो केबल जो वहां से ऑडियो आ रहा है देख ले। हाजी आसिफ, राजस्थान की परंपरा है और जोरदार तालियां आसिफ के लिए। साफे से स्वागत जनाब सदर साहब ओवैसी साहब का। और बानो खान जी ने माला पहनाई। अब मैं गुजारिश करूंगा मदनी साहब से कि वो जमील साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जमील साहब का प्रदेश अध्यक्ष जनाब जमील साहब। अरे भैया अगर मैं आ और उसके बाद कासिफ जुबैरी जो कोर कमेटी से हैं उनका स्वागत करेंगे जनाब हरजीराम जी। हरजीराम जी जो भीमसेना के एडवाइजर भी हैं वो स्वागत करेंगे जनाब कासिफ जुबैरी का। और उसके बाद इमरान साहब वो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका साजिद हुसैन साहब हैदराबाद भी मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे सबीर खान चाइना और रियाज खान चाइना। और उसके बाद सैरानी आबाद से कमेटी आई हुई है, हाकम साहब एंड इलियास साहब, वो गुलदस्ता लेके आएंगे सदर साहब के लिए। और एक शेर आप सबकी तरफ से
शहर लाडू की तरफ से, आप सबकी तरफ से टूटे फूटे लफ्जों में लिखा है वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं भेंट करता हूँ कि कैसे मिला दूं सत्ता की हाँ में हाँ, सवाल करने का आदी हूं मैं। कैसे मिला दूं सत्ता की हाँ में हाँ, सवाल करने का आदी हूं मैं। अब सबकी नजर में हक पे हूँ, हाँ बेशक सत्ता की नजर में बागी हूं मैं, हाँ बेशक सत्ता की नजर में बागी हूं मैं। सदर साहब के लिए और अब मैं जनाब जावेद साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए। तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। दहाड़ती हुई जिस तरह की आवाज दहाड़ती है संसद में। और मैं सलीम जी नागौरी से गुजारिश करूंगा कि वो आए प्लीज और सदर साहब को माला पहनाएं। और सदर साहब के लिए यहाँ पे हैं, बस कुछ ही मिनट में सदर साहब आपके सामने होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जावेद अली खान कोर कमेटी मेंबर, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। बेसिकली लाडू वंचित अगड़े पिछड़े भील दलित और माइनॉरिटी की बात करता है तो मेरा कायद सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हाजी आसिफ हबीब खानी के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। उन्होंने मुझसे कहा, अरे जावेद भाई एक बार बैरिस्टर साहब को यहाँ लिया हो। मैंने जमील खान साहब से कहा बैरिस्टर साहब को लाडू की सरजमीन पे लाना है सर। सर ने कहा जावेद जरूर लाएंगे। और ये लाडू की 36 बिरादरी की आवाम जो है ये चाहती थी कि एक बार बैरिस्टर साहब आए, उनको संबोधित करे। हमारे कुछ दिनों पहले मेरी दलित समाज के मेरे भाइयों से मुलाकात हुई और मैंने कहा उनसे राजस्थान के अंदर एक हिस्ट्री बनाएंगे। 25 साल से जो कांग्रेस बीजेपी का परसेप्शन है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, हर बार हमें मारते हैं। ये महंगाई की मार मान लो, भ्रष्टाचार की मार मान लो, बेरोजगारी की मार मान लो। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए राजस्थान में अब से पहले भी थर्ड फ्रंट आए थे, लेकिन वो थर्ड फ्रंट उतने कामयाब नहीं हो पाए। हमने ये कहा सदर साहब से कि हमें मौका दीजिए, आप 15 से 18 महीने का हम एमआईएम की क़यादत को राजस्थान के अंदर इतनी मजबूत कर देंगे कि गरीब और दलित के हक की आवाज हिंदुस्तान में कोई नहीं छीन सकता। इन लोगों ने कहा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एडवोकेट जावेद अली खान, अरे दोस्तों तस्वीर बदलने के लिए गली गली गांव गांव ढाणी ढाणी जाना पड़ता है। फेसबुक पर व्हाट्सएप पे तस्वीर नहीं बदली जाती है। आज का युवा क्या कर रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का माध्यम जरूर है। अरे दोस्त है आपसे, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपसे वादा कर रहा हूं, जमील खान साहब के नेतृत्व में और हमारे सदर साहब के नेतृत्व में अगर आपको जहां भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। 36 बिरादरी के लिए काम करेंगे। और जो माइनॉरिटी को जिस तरह डराया जाता है ना, यहाँ के एमएलए, यहाँ की जरूरत नहीं है। राजस्थान के सब एमएलए का परसेप्शन बन गया है कि पुलिस के माध्यम से बेचारे पुलिस को आगे कर देते हैं। अब पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। अब मैं कई बार बोला कि साहब हमारे यहाँ कुछ बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया, तो बोले साहब, एमएलए साहब को बोला तो एमएलए साहब बोले कोई न्यूसेंस किया होगा। मैंने कहा सर ये न्यूसेंस जो है ना, ये जो वर्ड है ये हमारे और दलितों के लिए बना है, बाकी किसी के लिए नहीं बना है। इस देश में कोई मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है तो उसमें रोहित वेमुला मारा जाता है, अखलाक मारा जाता है, जुनैद मारा जाता है। ये हम दोनों के लिए है, तीसरे के लिए नहीं है। मैं मेरे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, वंचित अगड़े पिछड़े भाइयों से कहना चाहता हूं, इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सशक्त नमन, जो इतना सुंदर संविधान हमें दिया। और मेरे कायद से पूछा गया टॉक्सलिज्म में कि आपके वाहिद नेता कौन है, तो मेरे कायद पर साहब ने कहा बाबा साहेब अंबेडकर मेरे नेता है।
आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैं लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि पब्लिक मेरे कायद को सुनने आई है। मैं तो आपके बीच बोलता रहूंगा। अब मेरी बात खत्म करते हुए मैं एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि 10 मिनट की वो तकरीर करें। बहुत ही प्रभावशाली वक्ता है, आपको सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। माजिद हुसैन साहब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इमरान भाई साहब, एडवोकेट जावेद साहब, तमाम दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये शुरुआती जलसा है। कल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर शुरू किया। जयपुर की सरजमीन से शुरू करते हुए फतेहपुर गए, वहाँ से सिरसा गए और आप वहाँ से यहाँ पर आए और आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए जिद्दोजहद करेंगे। आपके लिए जो आगे बढ़ेंगे उनको आपके सामने बेमुकाम रखे जा रहे हैं और आपके सामने ये बात की जा रही है कि अब आपके सामने एक विकल्प है। हमेशा हमारे सामने मजबूरी थी, हमेशा हमारे सामने सिर्फ एक ही बात थी कि अगर हमें भाजपा को हराना है, अगर हमें कम्युनल ताकतों को हराना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारी मजबूरी थी, हमारी परेशानियों थी, हमारी मजबूरी की वजह से हम सिर्फ एक ही तरफ वोट डालते थे। हम वो वोट ये सोच के डालते थे चाहे कुछ हो ना हो, कम्युनल ताकतों को रोके। हमारे दिल को ये पता था ये वोट हमारा जाया जाने वाला पद है। हमारे दिल को ये पता था कि हम जिसको हमारा वोट दे रहे हैं ये हमारे लिए कभी आवाज नहीं उठाएगा। हमारे दिल को भी ये पता था कि हमेशा हम जिसको वोट दे रहे हैं ये हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए कभी बात नहीं करेगा। हमारे दिल को ये पता था कि हमारे नौजवान पे कभी कोई जुल्म हो या हमारे महल्ले जात पे कभी कोई अजाब आए या परेशानी आए, हमने जिसको वोट दिया वो हमारे नौजवान की हिफाजत के लिए कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो हमारी खवातीन की इज्जत बचाने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें ये भी पता था हम जिसको भी वोट दे रहे हैं ये नाअहल है, ये हमारी बात कभी नहीं कर सकता। मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे और आपके बीच वो बेबाक आवाज आई है जो आपकी और मेरी आवाज ऐवान पार्लियामेंट में और वक्त के हुक्मरानों के सामने उनके आंखों में आंखें डालकर निडर होकर बिना किसी खौफ रख के आपकी और मेरी बात करते हैं। शरीयत की बात आती है उन वक्त के हुक्मरानों के सामने उठकर आपकी और मेरी बात करते हैं। अगर हमारे नौजवानों की बात आती है वो उठकर उस वक्त के हुक्मरानों के सामने आपकी और मेरी बात करते हैं। कौन करते हैं? वो करते हैं हुक्मरानों के सामने उठकर आपके शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, नौजवानों के मुस्तक़बिल की बात करते हैं, हमारे महल्ले जात की हिफाजत की बात करते हैं। कौन है वो जिसको आपने ताकत नहीं बख्शी मगर वो आपका खर्च पहले से अदा कर रहे हैं? वो एक ही शख्सियत है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। क्या ये बात सही नहीं? हमने कभी उनको ताकत से नहीं नवाजा मगर वो हमेशा हमारे लिए उठ के ठहरते हैं। आज वक्त आया है कि हमें हमारे सफों को एकजुट करना है। आज वक्त आया है हमें एहतियात का पैगाम लेकर इस हरे परचम को लेकर हर एक दलित भाई के साथ चलते हुए हमें इस परचम को बुलंद करना है। और उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। प्रदेश कन्वीनर, प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब को इनवाइट करता हूं कि एक बार आप आए और 2 शब्द कहें और जनता को संबोधित करें। साहब जमील खान साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग इतनी सुबह इतनी धूप में यहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हुए। मैं हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी दूर से हमारे लिए वक्त निकाल कर यहाँ हम लोगों के बीच में हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आए। मैं यहाँ बैठी मेरी माँ और बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने कामकाज सारे छोड़ के हमारा इस्तकबाल करने, हमें सुनने, हमें देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, राजस्थान अपना खुद का हाथ मजबूत कीजिए, बैरिस्टर साहब का हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि यही एक आवाज है जो आपको आपके हक दिलाएगी।
आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो खेल खेल रही हैं, कभी मैं आ जाऊं कभी तुम आ जाओ, लेकिन हमें हमारा हक दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठती, कोई आगे नहीं आता है। सेंटर में बीजेपी सत्ता में, हम बीजेपी से आवाज उठाएंगे, बीजेपी से लड़ाई करेंगे, बीजेपी से अपने इशू की बात करेंगे। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, या मॉब लिंचिंग का मामला हो, या हमारे हक हमें ना मिलने का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, बहुत तकलीफ में है हम लोग। छत्तीस बिरादरी हमारी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, कोई भी वर्ग हो, किसी को भी अपना हक अधिकार यहाँ नहीं मिला है। आप मजलिस का हाथ मजबूत कीजिए। बैरिस्टर साहब खुद यहाँ चल के आए हैं आप लोगों के बीच में। मैं हाजी आसिफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमें ये मौका दिया कि आप लोगों से रूबरू हो सके। बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत सारी भीड़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग मेरे बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे नौजवान हैं। नौजवानों में जितना जोश है, मैं चाहता हूँ हमारे बुजुर्ग भी हमारा हाथ थामे, हमें रास्ता दिखाएं, हमें असली रास्ते पे चलना सिखाएं। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेंबरशिप अभियान हमारा चल रहा है, मजलिस के साथ जुड़िए, हमारी आइडियोलॉजी में आप साथ जुड़िए। हम आपको अपना हक दिलाना सिखाएंगे, हमें हक कैसे चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर हम लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज हमारे पास नहीं होंगे, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे अपनी कौम को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा वक्त लेते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाना चाहूंगा और आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा। ओवैसी साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरा लालगुज स्वागत करेगा हमारे साहब का। मैं एक शेर के माध्यम से सदर साहब को बुलाना चाहता हूँ। शम्स का ताप है तेरा, चट्टानों सा इरादा है तेरा। शम्स का ताप है तेरा, चट्टानों सा इरादा है तेरा। मुजाहिद मर्द है तू, हर आशियाने में एक यही जिक्र है तेरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्लीज वेलकम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जनसभा के कन्वीनर वो सदर मेरे भाई जनाब हाजी आसिफ साहब, मंच पर बैठे जनाब बाबू खां साहब, सलीम नागौरी साहब, हरजी राम मेघवाल जी साहब, शहर खाजी मदनी साहब, भौरी खां साहब, शाकिर खां साहब, बाबू खान साहब, रियाज मोहम्मद खान साहब, रोशन खान साहब, सलीम नागौरी साहब और राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोर कमेटी के कन्वीनर मेरे छोटे भाई जनाब जमील खान साहब, एडवोकेट जावेद साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जनसभा में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से आप तमाम का खैर मुक़द्दम भी करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान की सरजमीन पर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है और मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 65 साल से भारत की सियासत में अपना हिस्सा अदा कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 साल पहले जब सरजमीन हैदराबाद से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो पहले मजलिस ने
लोकल बॉडी के इलेक्शन में अपने कॉरपोरेटर्स को कामयाब करवाया। फिर उसके बाद उस वक्त आंध्र प्रदेश रियासत थी, मजलिस के विधायक मुंतखब हुए। फिर वक्त आगे बढ़ता गया तो मजलिस का एक पार्लियामेंट में मेंबर भी हैदराबाद की गयूर अवाम ने उनको कामयाब किया। आज हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में पिछले 35 साल से, बल्कि पिछले 1984 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 40 साल से ये मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। हर साल 150 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। इंजीनियर हर साल करीब 250 या 300 के दरमियान में इंजीनियर बनते हैं। MBA का कॉलेज मजलिस चलाती है, MCA का कॉलेज मजलिस चलाती है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बी फार्मेसी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA का कोर्स कॉलेज मजलिस चलाती है। तो तालीम के मैदान में सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरूम कायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इन तालीमी इदारों को कायम किया। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में 2 बड़े अस्पताल भी चलाती है। एक का नाम ओवैसी हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है, और दूसरे का नाम प्रिंसेस असरा अस्पताल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असरा हॉस्पिटल में कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज करवाया जाता है। तो वहाँ पर पैसे कमाने के लिए अस्पताल नहीं चलाया जाता है, बल्कि कम से कम रकम लेकर, इतनी रकम के अस्पताल चल जाए। वहाँ पर आप जाकर, कभी हैदराबाद आने का मौका मिला तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप जाकर इन तालीमी इदारों को देखें, इन मेडिकल कॉलेज को, इन अस्पताल को देखें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब कैसे मजलिस ने कायम किया? ये सिर्फ मजलिस ने अपनी जज्बाती तकारीर से कायम नहीं किया, बल्कि सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों में एक सियासी शऊर बेदार हुआ और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हमने बरसों सब पार्टीज का साथ दिया, अब हम मजलिस को मजबूत करेंगे। तो जो जनता ने मजलिस को सियासी ताकत दी, उस सियासी ताकत को मजलिस ने इस्तेमाल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये तालीमी इदारे कायम किए, ये अस्पताल कायम किए। मैं आपसे ये बताना यही चाह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, अगर आपके पास अपनी एक सियासी ताकत होगी, आपके पास अपनी एक सियासी पहचान होगी, तो जो काम हैदराबाद में मजलिस ने किया वो कोई मायूब बात नहीं है कि लखनऊ हो या राजस्थान में आप अपने तालीमी इदारे कायम कर सकेंगे। क्योंकि लोग सियासत में, राजनीति में आते हैं तो अपने ज़ाती मफाद के लिए आते हैं, दौलत कमाने के लिए आते हैं, अपनी शोहरत के लिए आते हैं। मगर मजलिस वो वाहिद सियासी पार्टी है जब अवाम ने, गरीब अवाम ने उनके लिए तकालीफ उठाई, गरीब अवाम ने मजलिस की कामयाबी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। गरीब जनता और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों ने हैदराबाद में मजलिस के लिए बड़ी मेहनतें और कुर्बानियाँ दी। एक पोलिंग के दिन 2-2 घंटे हमारी महिलाएं लाइन में खड़े होकर जब वोट डालती हैं, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं पेश कर सकता। तो मजलिस ने उन कुर्बानियों की लाज रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तालीमी इदारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। हैदराबाद में हमारे 7 विधायक हैं, मैं एक MP हूँ, और हैदराबाद में हमारे 44 कॉरपोरेटर हैं। आप कभी भी हमारे हेड ऑफिस दारुस्सलाम को आइए, जुमे का दिन छोड़कर सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक पूरे MLAs, मैं खुद वहां पर बैठता हूं,
कोई दरवाजा नहीं है। जनता आकर रास्त हमसे आकर बात करती है, अपनी तकलीफ को बयान करती है, अपनी शिकायत करती है, और अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे मुंह पर आकर हम पर तनकीद भी करती है। हम उनका काम करते हैं। कोई भी सियासी पार्टी के दफ्तर में इस तरह का इंतजाम नहीं है कि आवाम और जनता का दरबार हफ्ते में 6 दिन लगता है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर में करीब 2:30-3 बजे तक, जिसका की तकलीफ होती है। अगर हमसे वो उनकी मदद हो सकती है तो हम फौरन उनका काम कर देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी ख्वाहिश यही है कि इस तरह का काम करने का तरीका राजस्थान में भी हमको बनाना है। और अगर आप लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक अकॉर्ड मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम सत्ता अपनी अना के लिए या अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं कि जब सत्ता या हमारा विधायक बनेगा वो जनता को ताकतवर बनाएगा। आज आप देखते हैं कि भारत की राजनीति में जितने पॉलिटिशियन, जितने राजनेता आते हैं, वो अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं और जनता को कमजोर बना देते हैं। हमारा काम करने का तरीका यही है कि आप सियासी ताकत हासिल करो और उस सियासी ताकत को हासिल करने के बाद आप जनता के लिए गरीबों की खिदमत करिए। जब हम अपने दारुसलाम में, अपने हेड ऑफिस में बैठते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन किस समुदाय का है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, हर कोई आता है। बल्कि भाजपा के कई लोग हमारे दफ्तर को आकर हमसे काम लेते हैं, मगर हम कभी भी उनसे ये नहीं कहते कि तुम भाजपा का रहकर हमारे पास क्यों काम लेकर आए हो। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमारे दफ्तर को आए हो, ये कहकर तुम समझ कर आए हो कि तुम्हारा काम होता है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने 2005 में हैदराबाद में जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, 2005 से अब तक इंशाअल्लाह अब एक 8-6-7 दिन में वो फंक्शन होगा। हम हर साल गवर्नमेंट के उर्दू स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, 10 से 12,000 बच्चों को हम एक स्कूल का बैग देते हैं। उसमें किताबें होती हैं, उसमें कंपास बॉक्स होता है। जो 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियां होते हैं उनकी इम्तिहान की फीस हम देते हैं। और जब 10वीं जमात का इम्तिहान होने से 2-3 महीने पहले हम एक मॉडल पेपर बनाकर उसकी किताबें मुफ्त में उन बच्चों को पूरे तेलंगाना की रियासत में बांटते हैं, ताकि वो 10वीं जमात में अच्छे इम्तिहान से कामयाब हो जाएं। और हमारे पास एक स्कीम है कि जब 10वीं जमात के बाद अगर कोई 80% लेकर आता है तो उस बच्चे को या उस बच्ची को, चाहे कोई भी लाओ, उर्दू के मीडियम में उसको 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं। अगर कोई 70% लाता है तो 5,000 देते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट के स्कूल का पास परसेंटेज 100% होता है तो स्कूल के हेडमास्टर और टीचरों को हम एक 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, क्योंकि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए। ये आप देखेंगे कि मजलिस कैसा काम करती है हैदराबाद में। एक तो सियासी दफ्तर में बैठते हैं, जनता के सामने बैठकर उनका काम करते हैं, के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं लड़ रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जिसको देखकर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं या फुला टीम से मिले हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद की पार्लियामेंट में आज से 1.5-2 साल पहले जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुए तो अमित शाह मेरे क्षेत्र में आए। आकर 2 घंटे उन्होंने वहां पर मेरे खिलाफ कैंपेन किया। भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश से बाबा को बुलाया और 4 घंटे उसको बस में बिठाकर हैदराबाद की खूबसूरती दिखाया। ये सब मेरे खिलाफ आकर मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर अल्लाह का फजल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा कि अल्लाह ने हमको भाजपाइयों पर और जालिमों पर कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्त,
तमाम को जाना पड़ेगा। मैं अपने हेड ऑफिस में मेरी खबर नहीं बन सकती क्योंकि वो कौम की अमानत है। ये मिजाज, ये काम करने का तरीका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी दुश्मनी में हमारे लोग हमारी मुखालिफत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आओ आकर हमारा काम देखो। जब पूरे मुल्क में कोविड से लोग परेशान थे, मैंने हैदराबाद में हमने अपने पैसों से 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर, मजलिस के कॉर्पोरेटर माजिद यहां पर मौजूद है, फोन आता था कि हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत है। हमारे कॉर्पोरेटर, मजलिस के मेंबर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर पर ले जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ते। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी पड़ी तो लोगों ने कहा कि हमको वो क्या बोलते उसको, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो किसी ने कहा कि बर्तानिया से आप मंगवाइए, तो मैंने बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए। लोग फोन करते थे, सिखाली मारने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं, लोग फोन करते थे, हम उनके घर को ले जाकर मुफ्त में देते थे। कई मर्तबा 10-10 मर्तबा ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता था। मजलिस के जिम्मेदार अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखकर उनके घर तक पहुंचाते थे। किसी से भी एक पैसा हमने नहीं लिया। लोग रात में फोन करते थे कि असदुद्दीन ओवैसी, मेरी मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हम रात भर तमाम जिम्मेदार मजलिस के जागते और उसके बेड दिलाने की कोशिश करते। आपको याद होगा कोविड में जब लोगों का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, तो बहुत से समाज के हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये मसला हिंदू मुसलमान का है। यहाँ पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमान कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों को तदफीन करने की इजाजत नहीं दे रहे। हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो कहते कि नहीं यहां मत लेकर आओ। मैंने सरकार से बात करके जमीन दिलाई हमारे हिंदू भाइयों के कि अगर जो कोविड का पेशेंट होगा उनको ये जगह मुख्तसस करवाई। जहां पर शमशान घाट में लोग नखरे कर रहे थे, उसमें भी भाजपा के लोग, तो मैंने फोन करके कहा कि हरकत नहीं करना। कोविड की बीमारी सारी दुनिया में, मुसलमानों से समझाया। और शहर के बाहर एक गवर्नमेंट की जमीन थी, हमने वहां पर गवर्नमेंट से लेकर वहां पर उनकी तदफीन मुफ्त में कराने का इंतजाम किया। लोगों ने आकर, मुफ्ती इकराम ने आकर कहा कि ओवैसी साहब, कोविड का पेशेंट तो मर रहा है, मगर सरकार ये कह रही है कि उसकी तदफीन में कोई शामिल नहीं होगा, सिर्फ अस्पताल से जनाजे को लेकर जाएगा, लाश को लेकर जाएगा और कब्रिस्तान में सिर्फ खानदान के 2 लोग खड़े होंगे। मैंने पूरे भारत में, आप पूछ लो, हैदराबाद में आकर मुफ्तियों से फतवा लिया, चाहे वो देवबंद के हो या बरेलवी के हो या जामे निजामिया के हो या अहले हदीस के हो या शिया हो, हम इन सबको बिठाकर मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस कोविड के पेशेंट का इंतकाल अस्पताल में होता है तो आप अस्पताल में उसको गुस्ल इस तरह से दीजिए और एक कॉटन का कपड़ा उस पर लपेट दीजिए, फिर उसको बैग में रख दीजिए और नमाज जनाजा कब्रिस्तान में 2 लोग या 3 लोग पढ़ लेंगे। ये काम मजलिस करती है। हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जीतते, ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारा जज्बा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि राजस्थान में आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से एक बार नवाज कर देखिए। जो काम हमने हैदराबाद में भी कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में भी कर सकते, मगर कब करेंगे? जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे, जब आपके विधायक जीत कर जाएंगे, जब आपका जिला परिषद में आपके लोग जीत कर जाएंगे। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं दिमाग में शक पैदा होगा, कैसे हम अपने विधायक को बना पाएंगे? याद रखिए, हमारे दिमागों की ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई है कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों में तो घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर कहते हैं कि इसके कान में अज़ान दे दो। और हमको क्या सिखाया गया कि अज़ान देने के बाद हमको बोल दिया गया कि अब जब ये 18 साल का होगा तो इसको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ये हमको बना दिया गया है।
ये हमको सिखा दिया गया, हमारे दिमाग में ये लोग बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में चिप में कुछ खराबी है। मैं कहता हूं हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तू 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस को वोट पीढ़ी दर पीढ़ी दिए, नेहरू को दिए, शास्त्री को दिए, इंदिरा को दिए, राजीव को दिए, मनमोहन को दिए, कितनों को दिए, मगर आपको क्या मिला मुझे बताओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान सरकार के आदादो शुमार, उनके आंकड़े पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि राजस्थान में मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। आप ही के इस विधानसभा में कई बात सच नहीं है कि मुस्लिम बस्ती में एक ही स्कूल है 12वीं जमात का, है नहीं है, एक ही स्कूल है। भाई विधायक जी से पूछते कि भैया तुम्हारी सरकार, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम ताकत में, प्रशासन तुम्हारा गुलाम, तुम एक दो स्कूल तो खुलवा देते ताकि हमारे बच्चियां पढ़ती, हमारे बच्चे पढ़ते। वो नहीं करवा सकेंगे। इनको डर है कि मुसलमान जब पढ़ना शुरू कर देगा, जब वो पढ़ लेगा तो इनके सर पर बैठकर इनको हुक्म देगा, इसलिए नहीं पढ़वाना चाहते मुसलमानों को। 12वीं जमात का एक ही स्कूल इस विधानसभा में, अशोक गहलोत की सरकार, विधायक भी उनका, प्रशासन भी उनका। अच्छा, पीने का पानी हफ्ते में एक मर्तबा कभी आ गया तो आ गया। अब ये पीने का पानी का इंतजाम भी आप नहीं कर सके। भ्रष्टाचार इतना, करप्शन इतना कि जिसको रेड हुई थी कि उसके पास से करप्शन में उसको पकड़ा गया, माशाल्लाह दोबारा बैठा हुआ है। यानी अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचारी चाहिए, क्योंकि अकेला नहीं खा रहा है, वो आपसे ले रहा है तो ऊपर तक सबको दे रहा है, सबको दे रहा है। इस पर ताली मारिए। यानी गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं है कि बस खाया जाए, लूटा जाए, खून चूसा जाए। अब आप देख लीजिए, फिर यहां पर 12वीं जमात के बाद हमारी बच्चियों को बताया गया मुझे कि इनको सिद्धनगढ़ और दिदवान जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में। यहां खुलवा देते एक कॉलेज। मैंने अपने एमपी फंड से, एक इलाका है गोलकुंडा, कभी हैदराबाद तो जाना वहां पर आप, मैंने अपने एमपी फंड से 11 करोड़ की बच्चियों की जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई। अपने एमपी फंड से बनाया हूं मैं, किसी के लिया नहीं हूं किसी से। अब आकर देखिए, पीने के पानी की आप बात, आपको पानी नहीं मिलता। मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा का नाम कारवान विधानसभा है, वहां पर मैंने 4 महीने पहले सरकार से लड़कर 290 करोड़ की सीवरेज लाइन डलाई। वो काम चल रहा है, अभी 1 साल में वो मुकम्मल होगा। ये काम मजलिस करवा रही है, 7 हमारे एमएलए, कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकार के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। वो अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करते, बुरा काम करे तो उन पर तनकीद करते हैं। आपके पास एक ही स्कूल है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूं तेलंगाना में हमने सरकार से क्या काम करवाया। हमने सरकार के पास आज से 6 साल पहले जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हमसे मिले, बोले, उन्हें मुझसे पूछा, मुझसे और हमारे भाई अकबर से, कि बताओ क्या करना है मुसलमानों के लिए। तो हमने कहा पहला काम तालीम का करिए, स्कूल खोलिए। 3-4 मीटिंग हुई उनके साथ, और मीटिंग होने के बाद ये मैं जो कुछ कह रहा हूं आकर आपको देखेंगे आप, इंशाल्लाह कभी हैदराबाद आए तो। आज हैदराबाद पूरे तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चियां और बच्चे, यानी 30,000 बच्चे, मुसलमानों के 30,000 बेटियां हमारी 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों का अलहदा स्कूल, उस स्कूल में अलहदा हॉस्टल फ्री में पढ़ती है। उनका रहना, उनका खाना, उनका कपड़ा और तालीम, मियारी तालीम।
हर साल लोग सुनिए थाली मारने के लिए नहीं, वोट देकर यहां पर खुला सकते हैं आप मजलिस का विधायक जब बनेगा तो। उस स्कूल में एडमिशन के लिए मारा मारी होती है, झगड़े होते हैं कि हमारी बेटी को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिला। लोग आकर डराते मुझे कि हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुम वोट नहीं देंगे। ये मियार है, ये मियार है। आप देखो, आपके पास ताकत इसको कहते हैं। ताकत ये नहीं है कि विधायक आए और इफ्तार की दावत में उसको बुला ले, एक फोटो साथ में खड़े होकर सेल्फी ले ले और बोले कि मेरी ताकत है। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। ईदगाह के सामने कोई विधायक आ जाए और हम खुश होते हैं, आए हमारा विधायक आए, गले मिलते हैं, पहले सेल्फी ले ले। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारी ताकत वो होगी जब हर पार्टी का उम्मीदवार तुम्हारे घर पर आकर कहेगा कि भाई साहब मैं स्कूल खोलूंगा, मैं पानी का इंतजाम करूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये आपकी ताकत होनी चाहिए। ये ताकत उस वक्त पैदा होगी जब आप यहां पर मजलिस का साथ देंगे। और आप जानते हैं कि यहां पर राजस्थान सरकार में आप देख लीजिए, और मैं हमारे कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर यह बात सच नहीं है कि 2017 में ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो बच्चे स्कूल के बाहर राजस्थान में वो मुसलमान और सिख भाइयों के हैं। 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक ही स्कूल है या स्कूल नहीं खोले जाते। और अगर इसके साथ साथ आप देखेंगे, यही राजस्थान की सरकार ने यह भी बताया कि प्राइमरी स्कूल में 18.5% मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अपर प्राइमरी में 20% मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और राजस्थान में कितने बच्चे बाहर हैं? पूरे माने 36 समाज कहते हैं, उनमें से एक मुसलमान को निकाल लो आप, तो उसमें से सिर्फ 8% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाहर हैं और मुसलमानों के 18.5% बाहर हैं। दूसरे समाजों के अपर प्राइमरी में सिर्फ 6% बच्चे स्कूल से बाहर हैं और मुसलमानों के 20% बाहर हैं। बताइए आप, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हायर एजुकेशन में भी मुसलमान सबसे कम है राजस्थान में जो डिग्री करने जाते हैं। बताइए फिर कौन सा इंसाफ हमसे किया गया? और फिर सियासी ताकत आपको बता रहा हूं, राजस्थान में मुसलमानों के 9 विधायक हैं। 9 है ना? 9 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं। दिल पे हाथ रखकर बोलो, जब तुम उनको देखते हो तो क्या तुम ये बोलोगे कि ये मेरा है या फिर ये गहलोत का है? उसको जब देखते तो क्या तुम्हारे दिल से आवाज आती कि नहीं नहीं ये मेरा भाई है? आपका दिल कहेगा कि हाँ नाम तो मेरा है, मगर इसका दिल और दिमाग तो गहलोत के पास गिरवी रखा हुआ है। और जब हमको देखते तो क्या बोलता है दिल आपका? ये दीवाना हमारा है, आप कहते हैं ना। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। मैं आज के इस जनसभा से राजस्थान के हमारे जाट भाइयों को उनकी सियासी शऊर की मुबारकबाद देता हूं। वो भी मुसलमानों के बराबर 9% हैं, मगर उनके विधानसभा में 37 विधायक हैं। मैं हमारे राजपूत भाइयों को सलाम करता हूं। वो राजस्थान में आबादी में 6% हैं और उनके 17 विधायक जीत कर जाते हैं। आप मुसलमान 9% हैं और 9 हैं। अब बताइए इसका जिम्मेदार आप नहीं है तो कौन है? कांग्रेस पर भाजपा पर मत जाइए। अगर आप ये तय कर लेंगे कि नहीं इसके बाद अब ये गलती नहीं होगी, अब हम इनकलाब पैदा करेंगे, तो जिस तरह जाट और राजपूतों ने अपनी सियासी ताकत को मनवा लिया, क्या राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज, क्या राजस्थान का दलित अपनी सियासी ताकत नहीं बना सकता? मुझे यह बताया गया
कि हमारी एक बच्ची बेटी जिसका नाम सकीना था, वो डिडवाना में एक कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रही थी। सबने मिलकर सकीना को हरा दिया। कितनी दुश्मनी, कितनी नफरत है। आपकी विधानसभा में 55,000 के करीब मुसलमान रहते हैं कि अगर आप एक हो जाएंगे तो क्या आप यहां से जीत नहीं सकते हमारे दलित भाइयों को और दूसरे समाज के भाइयों को लेकर, भाइयों बहनों को लेकर। और एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर जो अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है, आप 9% हैं। आपको मालूम उसका सालाना बजट कितना है? 60 लाख की आबादी राजस्थान में, और आपका बजट है सिर्फ 99 लाख। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है सिर्फ 99 लाख। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर मुसलमान सिर्फ 44 लाख। कितने? 44 लाख। वहां पर कितना बजट है मालूम आपको? 1700 करोड़ रुपए। 1700 करोड़ रुपए। ठीक है, उसमें से 200-300 करोड़ सरकार कभी डंडी मारती है, मगर कम से कम 1100-1200 तो मिल जाते हैं। यहां पर कितना? 99 लाख। और फिर ऊपर से ओवैसी आएगा तो ओवैसी ऐसा करेगा, ओवैसी भड़काऊ भाषण देगा। अरे सुनो मेरी बात को, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं किसी समुदाय के खिलाफ बोलूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मैं कुरान को, सुन्नत को मानने वाला हूं, तो मैं कैसे किसी के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ बोल सकता हूं? हाँ, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे फख्र रहेगा कि मैं मुसलमान हूं। मगर क्या मैं किसी समुदाय का खिलाफ हूं? कभी नहीं था, ना रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब आपको चांद और सूरज मिल सकता है तो मुझे नहीं मिल सकता। जब दूसरों को सब सम्मान मिलता है तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। जब दूसरों की जान की कीमत है तो मेरी जान की कीमत नहीं है। यही तो मेरी लड़ाई है कि बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और इसी पर हम पर उंगलियां उठाते हैं कि वो इसी भड़काऊ भाषण देता है। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सुन लो प्रशासन वालों, सुन लो अशोक गहलोत के चमचों, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच्चाई को बयान अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी जनसभा में लोगों को रोक कर आप बड़ा तीर मार लिए, अरे जब चुनाव आएगा रोक कर बताओ, देखूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए। 6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने ये हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा? इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप बुजुर्गों की हमको सरपरस्ती चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमारी माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है। और नौजवानों, तुम्हारे जोश और जज्बे को एक सही राह दिखाना है। तुम्हारे जोश और जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह से एक सर्कस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी, एक मुख्यमंत्री का एक मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लग सकते हैं, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। क्या करोगे? क्या करोगे? गोली मारोगे? जेल में डालोगे? डालो टीवी पर आकर
का विधायक जो था, हम आते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलता या तंग किया जाता है। हमारे एक बीजेपी का नेता है, उनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो में कहा कि हमने 5 को मार दिया और वो बाहर फिर रहा है। और बीजेपी से गहलोत मिले हुए हैं क्या? उसको क्यों नहीं पकड़ते आप? इसने अपने वीडियो में कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक ऐसे कई वाकयात हैं। अलवर में एक 16 साल के बच्चे को गाड़ी से रोन दिया गया क्योंकि उसने वो नारा नहीं लगाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हक को हासिल करने की लड़ाई है। एक कांग्रेस का एक नेता बोलता है, बल्कि उनके मंच पर चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। कांग्रेस के जनसभा में चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। वो दुकान लगा दिए जूतों और चप्पल की। और एक कोई उनका विधायक मंत्री कहता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, ये क्या कोई जंग हो रही है? ये राजनीति है। मगर कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। भाजपा में माशाल्लाह बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। भाजपा में बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। जो आपकी साबिका मुख्यमंत्री महारानी है, वो परेशान है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। वो भी परेशान है। मगर ये दोनों हमसे ज्यादा परेशान है। ये क्यों आ रहा है? चुनाव 1 साल है अभी से, क्यों आ रहे हैं? आएंगे, हम जरूर आएंगे। ये मेरा संवैधानिक हक है। मैं अपनी बात जनता के दरमियान में खड़े होकर बोलूंगा। ये जनता तय करेगी, आवाम तय करेगी। अगर मेरी बात में सच्चाई है, अगर जनता मेरी बात से मुतासिर होती है, अगर आवाम अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है, अगर जनता ये चाहती है कि उनको सम्मान मिले, अगर वो जनता चाहती है कि हमको अपना हक मिले, तो जरूर एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार देश में है और देश के प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि भारत के युवाओं का मुकद्दर वो बेरोजगारी बनाकर रख देंगे। जितने युवा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, अगर युवा बेरोजगार है तो भारत में है। मगर देश के प्रधानमंत्री से आप पूछो नौकरी के बारे में तो बोलेंगे भाइयों बहनों चाय पी लो। नौकरी किसी को नहीं मिलती। जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया? कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञानवापी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। तो देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी ने क्या दिया और उनसे क्या छीन लिया। अगर कोई बच्चा स्कूल को जाता है, वो पेंसिल अगर खरीदता है तो पेंसिल पर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जीएसटी लगा दिया। पेंसिल के ऊपर, किताब के ऊपर। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन मत लो इम्तिहान में। वो माँ बाप पर तो टेंशन में मर रहे मोदी जी। वो अपने बेटी और बच्चे के स्कूल को भेजाने के लिए उसके पेंसिल पर आपने जीएसटी लगा दिया, किताब पर जीएसटी लगा दिया, चावल का पैकेट जीएसटी, दाल की पैकेट जीएसटी, तेल का डब्बा जीएसटी। अब खाली सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी। तो ये सकीना स्वागत करती हुई और उसके बाद मैं आवाज दूंगा आप सबके चहेते आसिफ भाई को। बख्श दो तोहमतें, कुछ लिहाज रहने दो, कौन सा सारा जहां मांग रहे हैं। सरकार तुम यूं ही खौफ खाए हो, सिवाय एक हद के और क्या मांग रहे हैं।